नमस्कार दर्शकों, अगस्त का महीना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं। पहला तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार हो रही थी। एक ऐसा भी वक्त आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी इससे लगभग 5 वर्षों पहले 1942 में, और नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तकरीबन 82 वर्ष आज पूरा होने के बाद भी हम भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हैं। इसके क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं, इसके किस तरह से इसका स्वरूप रचा गया, कौन कौन इसमें शामिल हुए, आज हम इन तमाम बातों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जंग बहादुर पांडे। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय में रहे हैं। साथ ही साथ देश विदेश में कई यूनिवर्सिटीज से ये जुड़े हुए हैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। साथ ही साथ इनका अपना एक अनुभव है और कई किताबों की इन्होंने रचना की है। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जय हो। हमारे साथ दूसरे महत्वपूर्ण जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वे हैं डॉक्टर चंद्रमणि किशोर। डॉक्टर चंद्रमणि किशोर ज़िला स्कूल रांची में बतौर वरीय शिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही साथ वे हिंदी और इतिहास के जानकार हैं। डॉक्टर चंद्रमणि, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, किसी भी आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो कारणों को हम खंगालते हैं पहले। डॉक्टर जंग बहादुर, हम ये जानना चाहेंगे कि कारणों को आप किस तरह से देखते हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि आज़ादी का उस समय काफ़ी आज़ादी भारत के लिए बहुत ज़रूरी थी, लोग त्रस्त थे अंग्रेजी सरकार से। इसके अलावा जिन कारणों को आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? गौतम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है और भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे प्रमुख रूप से 3 कारण थे। पहला कारण ये था कि भारत आज़ादी चाहता था और आज़ादी के लिए उसने कई योजनाएं बनाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दूसरा कारण था, अंग्रेज़ों ने भारत के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था, लेकिन क्रिप्स मिशन की सारी योजनाएं खारिज हो गईं, या यूँ कहें कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारतीयों में बड़ा असंतोष पैदा हुआ। इस असंतोष के कारण वे एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते थे, जिसका परिणाम भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि विश्व में 2 युद्ध लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने भारत को झोंका। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत के नेताओं से, भारत की सभाओं से बगैर पूछे भारतीयों को उस युद्ध में सम्मिलित कर दिया। ये बात बहुत नागवार गुजरी और मुझे याद है कि बिहार के पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में अंग्रेज़ों से कहा था कि न देंगे एक पाई न देंगे एक भाई, न देंगे एक पाई न देंगे एक भाई। और अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रलोभन दिया कि अगर हम आज़ाद हो गए, इस लड़ाई में विजयी हुए, तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से ही भारतीयों का मोह भंग हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने जब यह जबरदस्ती भारतीयों पर थोपा तो इसकी भी प्रतिक्रिया हुई
और ये 3 प्रमुख कारण ऐसे थे जिनको लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमणि, जब हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सविनय अवज्ञा का भी एक ये था। किस तरह से आप इसके स्वरूप को आंकते हैं, इसके कारणों को आंकते हैं, कैसे देखते हैं आप भारत छोड़ो आंदोलन को? गौतम जी, सर जैसे ने ठीक कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो यह था कि भारतीय जनता में असंतोष था, अंग्रेज़ों की शोषण नीति से भारतीय पीछे जा रहे थे और जो लगातार विभिन्न आंदोलन जो हुए, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह, सारे आंदोलन अपने उद्देश्यों में कहीं न कहीं निष्फल हो चुके थे और जनता की आकांक्षा थी कि हम कोई ऐसा आंदोलन करें जिससे कि हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो, हमें पूर्ण स्वाधीनता मिले। अभी तक के जो भी आंदोलन थे, इन सारे आंदोलनों ने अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें हमें सुविधाएं मिलती, शासन में सुधार होता और भारतीयों को अधिकार मिलते। यह पहला आंदोलन था जिसने कि अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत से बाहर जाने के लिए विवश किया और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे, भारतीय जनता को विश्वास में लिए, भारतीय राष्ट्र नेताओं को विश्वास में लिए अंग्रेज़ों ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। और युद्ध तो हमेशा घातक होता है, लोग मर रहे थे और भारतवर्ष में बिल्कुल मंदी की स्थिति आ गई, खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जनता के सुलभता से बहुत दूर हो गई। तो बड़ी मुश्किल स्थिति थी। यही स्थिति ब्रिटेन में भी होना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी स्थिति को संभाले रखा था और भारतीय जिनके कि पैसों से यह युद्ध लड़ा जा रहा था, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो जनता में एक असंतोष था और जनता चाहती थी कि ऐसा आंदोलन हो जिससे कि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति से, शोषण नीति से हमें मुक्ति मिले और गांधी जी को इसके लिए अधिकृत किया गया। और इस तरह इन परिस्थितियों के आलोक में यह आंदोलन बहुत आवश्यक था। बिल्कुल। असंतोष की भावना एक महत्वपूर्ण कारण है भारतीयों में। भारत की स्थिति खराब और उधर बेहतर स्थिति में लोग जी रहे हैं। ये जो एक परिवेश बना भारतवर्ष में, ये बहुत बड़ा कारण भारत छोड़ो आंदोलन का ये भी एक रहा। डॉक्टर बहादुर, जब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसके स्वरूप की चर्चा करते हैं हम, कई बार इसके प्रभाव की भी चर्चा करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या स्वरूप रहा इस आंदोलन का? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप बहुत व्यापक था। यह आंदोलन किसी एक खास स्थान पर सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष पर रहा। इसलिए यह आंदोलन एक प्रकार से स्थानीय नहीं कह करके देशव्यापी आंदोलन था। बिल्कुल। एक दूसरा स्वरूप ये था कि ये किसी जाति विशेष का नहीं था। हाँ, ये संपूर्ण भारतवर्ष का आंदोलन था। इसलिए सबों ने इस आंदोलन में खुले मन से साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन बहुत व्यापक हुआ और इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कठोर दमन नीति का प्रयोग किया। 10,000 से अधिक लोग जेलों में बंद कर दिए गए, हजारों लोग मारे गए और बड़े बड़े नेता आंदोलन के शुरू होते ही कैद कर दिए गए, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, जितने भारत के बड़े नेता थे उनको तत्काल जेल में बंद किया गया और कोशिश की गई कि इस आंदोलन को एन केन प्रकारेण दबा दिया जाए। लेकिन यह आंदोलन केवल शहर का नहीं, गांवों का भी था। इसलिए इसकी व्याप्ति जो थी वो शहर से गांव तक और पढ़ी लिखी जनता से अनपढ़ जनता तक फैली हुई थी। इसलिए संपूर्ण रूप से ये भारत का पहला आंदोलन था जो बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ। इसके पहले भी आज़ादी के लिए लड़ाई की गई और असहयोग आंदोलन और
कई आंदोलनों की चर्चा की गई, लेकिन मेरे हिसाब से यह भारत का पहला व्यापक आंदोलन था जिस आंदोलन को लेकर के इतिहासकारों ने कहा कि यह आंदोलन यदि सफल हो जाता तो भारत को आज़ादी उसी समय मिल गई होती। बिल्कुल। इसलिए इस आंदोलन का प्रभाव बहुत व्यापक पड़ा और अंग्रेज जान गए कि अब भारत को आज़ादी दिए बिना हमारी खैर नहीं है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब बहुत दिनों तक हम भारतीयों को मूर्ख बना करके भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। स्वयं ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिस्टर चर्चिल ने कहा कि हमें लगता है कि अब भारत छोड़ करके वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमणि, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा में महत्वपूर्ण बातों के दौरान डॉक्टर जंग बहादुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इसमें के क्षेत्र में ये शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने इसमें काफ़ी भाग लिया। कई तरह के जो हमारे तंत्र थे, संचार के तंत्र थे, उसे नष्ट भ्रष्ट किया गया। कई जगहों पर हिंसा भी फैली। शहरी क्षेत्रों में भी कई तरह की घटनाएं घटी। किस तरह से आप देखते हैं शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और कुछ महत्वपूर्ण जगहों को, जैसे सतारा वगैरह में भी इस तरह की बातें हुई, किस तरह से आप इसको आंकते हैं? देशव्यापी आंदोलन के तहत हर एक क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया। गौतम जी, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीयों की वीरता, साहस और जुझारूपन का एक अद्भुत मिसाल है। अगर सच पूछिए तो 1857 की क्रांति के बाद इतना बृहद और व्यापक आंदोलन भारतीय इतिहास ने दूसरा नहीं देखा। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि अगस्त क्रांति में प्रस्ताव तो पास हुए और नेताओं ने रणनीतियां बनाई, लेकिन आंदोलन के शुरू होने से पहले ही भारत के जितने राष्ट्रीय नेता थे सारे गिरफ्तार कर लिए गए। तो कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं था जो आंदोलन को नेतृत्व करता। लेकिन फिर भी गांधी जी ने आंदोलन से पूर्व कहा था कि हो सकता है कि स्थिति एक बार ऐसी आई कि हम में से कोई भी आपके नेतृत्व के लिए नहीं रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेतृत्व करेगा और आंदोलन के जो भी तंत्र बनाए गए थे, जो भी टूल्स बनाए गए थे, उन टूल्स से आपको बाहर नहीं होना है। तो इस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष में स्थिति ऐसी बनी कि कहीं कहीं समानांतर सरकारें बन गई। मतलब कहीं 2 महीने के लिए, कहीं 4 महीने के लिए, कहीं 6 महीने के लिए, और सतारा में, तामलुक में, जगहों में तो 2 साल 2.5 साल तक बिल्कुल अंग्रेज सरकार की सत्ता रही ही नहीं। और पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर लोगों ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें चंद्रमणि जी, तो दोनों दूर दूर है, तामलुक भी, सतारा भी। जी हाँ, बिल्कुल। सतारा महाराष्ट्र में है, तामलुक बंगाल में है और बलिया उत्तर प्रदेश में है। तो बलिया में चित्तू पांडे ने है तो समांतर सरकार बनाई, और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन सारे अधिकार छीन लिए गए, उन्हें बंदी बना लिया गया, और बिल्कुल जो भी व्यवस्थाएं चलती थी सुचारू रूप से चलती रहीं। और एक 2-3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण कि एक रेडियो तंत्र अपना स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। जी हाँ, राम मनोहर लोहिया जी हैं उस पर अपना लगातार संबोधन देते थे। जो नेता बाद में छूट किया, जैसे कि आपको जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन जैसे जो लोग थे, या फिर वाई चौहान जैसे जो नेता थे, छूट के आने के बाद इन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया और स्थानीय स्तर पर बांटा गया कि हम हैं तो शहर से गाँव की ओर जाएंगे, और गाँव वाले जो हैं सो सरकार के जिस तरह व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में कहीं भी बिना रोक टोक के, कहीं भी बिना अंतर किए सारे जो काम हो रहे थे, न्यायालय चल रहे थे, विद्यालय चल रहे थे। और गांधी जी ने कहा था कि किसान जो हैं, शुरू में ही, कि किसान जो हैं, अगर जो भी अंग्रेजी रियासत है, अगर रियासत आपका साथ देती है, अगर अनाज देती है तो आप उनको कर देंगे, लेकिन अगर रियासतें अंग्रेज सरकार का साथ देती है तो आपको कर नहीं देना है। विद्यार्थी विद्यालय छोड़ेंगे, और इस स्थिति में छोड़ेंगे कि अगर जब तक हमें पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक है तो हम विद्यालय में नहीं जाएंगे। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो काम करेंगे, अगर छोड़ते हैं तो फिर यह निश्चित हो लेंगे कि हम पर लाख दमन आए, लाख हमें शोषित किया जाए, लेकिन हम डिगेंगे नहीं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी थी कि अंग्रेज़ों को तो मतलब मशीन गन से लोगों पे अत्याचार, मशीन गन से गोलियां चलाई गई,
लाखों लोग मरे। और सारा कुछ एक अवज्ञा के तहत हो रही थी। बिल्कुल अवज्ञा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिएगा आप कि बिना कोई नेता और नेता के नहीं होते हुए भी जो अहिंसात्मक आंदोलन रहा, और जहाँ भी आंदोलन हुआ वहीं पर कहीं रक्तपात नहीं हुआ। गांधी जी ने भी आप देखिए चौरी चौरा में जब हिंसा हुआ था तो उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने आत्मरक्षार्थ अपनी रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकता है, वह कायरतापूर्ण नहीं, किसी भी निर्दोष को नहीं सताएगा, किसी निर्दोष अंग्रेज को नहीं मारेगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो आप अपनी जान बचाने के लिए हथियार का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे देखिए कहीं कहीं अस्त्र शस्त्र के प्रयोग हुए, लेकिन आंदोलन चलता रहा और इस तरह पूरे व्यापक रूप से देखिएगा 17 में 2 साल तक चलते रहा। लोगों ने नेतृत्व किया, और जब प्रकाश नारायण जब जेल से छूट के आए तो भूमिगत होकर उन्होंने नेतृत्व किया। आप देखिएगा बाद में इसमें मैं चंद्रमणि जी आपको रोकना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भी हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का आता है। कई नेता हुए, आपने भी बताया, सर ने भी बताया, जब प्रकाश नारायण हुए, JB कृपलानी हुए, पटनायक हुए, अच्युत पटवर्धन हुए, कई नेताओं का आपने नाम लिया, लेकिन सारा चीज गांधी जी पर आकर केंद्रित हो जाता है। उस नेतृत्व क्षमता को कैसे देखते हैं आप? गौतम जी, गांधी जी का व्यक्तित्व तो विराट था। उनमें महामानव ही नहीं कहिए तो कुछ मतलब विराटता ऐसी थी कि आप ईश्वरीय अंश देख सकते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग गेतु, बापू तो मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भूनभ का महासेतु, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। तो गांधी का विराट तो व्यक्तित्व था ही, और सारे लोग गांधी जी पर ही देखते थे, क्योंकि 1920 के बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी भारत के सर्वमान्य नेता थे जी। और जो भी आंदोलन प्रखरता को प्राप्त हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनके बताए रास्ते पे ही हम चले। तो गांधी जी ने सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन में एक मंत्र दिया, करो या मरो। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि भारत के लिए आप या तो स्वाधीनता की प्राप्ति तक आप लगातार प्रयास करेंगे, अहिंसक प्रयास करेंगे, अंग्रेजों के शोषण के सामने कभी झुकेंगे नहीं, और जब तक आपके शरीर में जान है तब तक यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात थी। और गांधी जी ऐसे नेता थे कि वो अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर लेते थे। आप देखिए कि मतलब उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी उनको लोहा मानते थे। और चर्चिल ने तो कहा कि इस बुढ़े ने हमें परेशान कर रखा है। और इसी तरह ऐसी थी कि गांधी जी ने फिर उपवास किया फरवरी 43 में 21 दिनों का उपवास, और अंग्रेज सरकार यह मना रही थी कि गांधी जी का है तो इसी तरह अंत हो जाए, उनके शव के लिए, और पूरे भारतवर्ष में उनके शव को बिखरने के लिए व्यवस्था कर दी थी। गांधी जी बड़े जीवट वाले आदमी थे, और उनकी जो है सो आत्मीय शक्ति इतनी प्रखर थी कि आप मान सकते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं माना। बिल्कुल। डॉक्टर चंग बहादुर, मैं पुनः इसी विषय पर आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के जानकार भी हैं। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, यह तमाशा देखकर आज शायर भी हैरान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं गांधी जी। गांधी जी को आप किस तरह से आंकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। और जैसा कि डॉक्टर चंद्रमणि किशोर ने कहा कि गांधी का व्यक्तित्व बड़ा विराट था, और विराटता का मुख्य कारण यह था कि गांधी जी आचरण, व्यवहार, आचार, विचार, सदाचार में नेक और एक थे। गांधी जी ने भारत की आज़ादी सत्य और अहिंसा के बल पर दिलाई, और गांधी जी कहते थे कि 2 हाथ से हम करोड़ों लोगों को मार नहीं सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़ करके करोड़ों दिलों को जीत सकते हैं। ये गांधी का व्यक्तित्व था। लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, और गांधी जी का ही ये एक प्रकार से नारा था, डू और डाई, करो या मरो। और इस नारे के पीछे संपूर्ण भारतीय जनता प्राणपण से लग गई। हालांकि इसमें रक्तपात हुआ, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से कारण पूछा कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो हिंसा हुई
इसके उत्तरदायी आप हैं। गांधी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, इस हिंसा के उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार है, क्योंकि उसने हिंसा के लिए यह अवसर दिया, उसने भारतीयों पर अत्याचार किए, अनाचार किए, इसलिए आत्मरक्षा का अधिकार सबको है और हम आत्मरक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाते हैं, आज़ादी के लिए उठाते हैं, तो यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुल मिलाकर के जो गांधी का व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा व्यापक था। मैं आधुनिक युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की पंक्ति कहना चाहता हूं कि उसने लिखा है कि कमिंग जनरेशन रेयरली बिलीव दैट सच मैन हैज वॉक्ड ऑन दिस अर्थ, कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास ही नहीं कर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला इस पृथ्वी पर चला था। और गांधी जी का मूल मंत्र प्रेम था। राष्ट्र कवि दिनकर ने बापू खंड काव्य में लिख के दिया है कि बापू ने राह बता डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हो पांव अगर तो पकड़ प्रेम का तार चले। ये गांधी कर सकते थे। बिल्कुल। ये तो राष्ट्रपिता गांधी की भूमिका के बारे आपने बताया। डॉक्टर चंद्रमणि, अब हम प्रभावों की बात करें, कितना प्रभाव रहा इस आंदोलन का, कितना प्रभावित हुए भारत के लोग? बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, बहुत सारे लोगों ने विरोध जताया। कई बार ऐसा कहते हैं कि ये बहुत हद तक सफल भी नहीं हो पाई, लंबे समय तक ये चल भी नहीं पाया। इसके प्रभाव को आप किस तरह से देखते हैं? गौतम जी, किसी भी आंदोलन के तात्कालिक प्रभाव और दूरगामी प्रभाव दोनों होते हैं। बिल्कुल। अगर सच पूछा जाए तो आंदोलन के तत्काल बाद तो भारत को आज़ादी नहीं मिल सकी। आप देखते हैं कि आज़ादी मिलने में 2 साल 3 साल का वक्त लग गया। लेकिन अगर हम देखें तो आंदोलन लगभग अपने सर्वव्यापीकरण में सफल था, क्योंकि भारतीय जनता को अंग्रेज़ों के प्रति बिल्कुल असंतोष तो था ही, उनकी जो सर्वशक्तिमानता की जो स्थिति थी, लोग कहते थे अंग्रेजी साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, तो इससे लोगों का जो है आस्था डिग गई। लोगों को लगा नहीं, अंग्रेज भी हार सकते हैं। आत्मबल का विकास हुआ, आत्मबल का विकास हुआ और लोगों ने देखा कि अंग्रेज हैं तो पलायन कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि जो पूर्वी एशिया है, बर्मा है, वहाँ अंग्रेज वहाँ से हार के वहाँ से भागे और उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। आप देखिएगा कि जो भारतीय हैं उन्होंने अविश्वास की स्थिति ऐसी हो गई कि अपने सारे बैंक के पैसे निकालने शुरू कर दिए और सोने में, चांदी में उसे है तो कन्वर्ट करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज कभी भी जा सकते हैं। अंग्रेजों को स्थिति ऐसी है कि जो वहाँ के महाराजा महारानी के जो सिक्के होते हैं उस पर विश्वास नहीं रहा। लोग हैं तो उसको भी बेचना शुरू कर रहे थे। तो आप देखिएगा कि अंग्रेज सत्ता की जो सर्वशक्तिमानता है, उसकी सार्वभौमता है, उससे लोग हैं तो लगा कि नहीं, अंग्रेज भी हार सकते हैं। और स्थिति ऐसी बनी कि विद्रोह तो कुचल डाला गया, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों को इसी का परिणाम देखिएगा कि तुरंत लॉर्ड बेवल को भेजना पड़ा या फिर माउंटबेटन योजना बनी, भारत को आज़ादी मिली। तो आप कह सकते हैं कि तात्कालिक रूप से भले आंदोलन असफल हो गया हो, लेकिन भारत की स्वाधीनता में इस आंदोलन के महत्व को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि भारत का बच्चा प्रत्येक तबके के लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, किसान हों, छात्र हों और सबसे बढ़कर महिलाएं, सभी ने इस आंदोलन में बहुत प्रमुखता से भाग लिया जी। और अंग्रेजों को भी लगा कि हम बहुत दिन तक अब भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक कहिए कि आज़ादी के लिए एक मशाल को प्रज्वलित कर दिया। जी हाँ, मशाल प्रज्वलित किया, रास्ते दिखलाए। और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेजों को भी लगा कि हम अपने शासन को बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकते हैं। अंग्रेजों को युद्ध के पहले या भारत छोड़ो आंदोलन के पहले यह कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हमें इतनी जल्दी भारत को खाली करना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेज भी है तो विभिन्न प्रस्ताव भेजने लगे, भारत की आज़ादी की बात करने लगे। यह भारत आंदोलन की अपने आप में एक सफलता है, इसको आप असफल नहीं कर सकते। असफल बिल्कुल ये किसी भी सूरत में असफल नहीं। 80 वर्षों के बाद भी हम आज तकरीबन 82 वर्ष
2024 में 82 वर्ष पूर्ण हो गए। हम ये जानना चाहेंगे कि आज भी हम इसको याद करते हैं, काफ़ी संक्षेप में डॉक्टर जंग बहादुर, जी हाँ। क्या कारण है? इसका मूल कारण है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के बलिदान को भुला जाती है, जो पीढ़ी अपने अतीत को याद नहीं रखती, उसका वर्तमान और भविष्य मंगलमय नहीं होता है। इसलिए हम इस आज़ादी को जब अपने अतीत को याद करते हैं तो कहीं न कहीं हम अतीत के द्वारा ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए मर मिटने की आवश्यकता है। हम अपने इतिहास से जुड़ते हैं, हम जुड़ते अपने हैं, विरासत से जुड़ते हैं। और मैं दूरदर्शन को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ख्याल लावणी की पंक्ति मुझे याद आ रही है। उन्होंने लिखा कि अपने कमरे में पुरानी चीज़ें अब कौन रखता है, परिंदों के लिए छत पर पानी कौन रखता है। एक हम हैं, एक आप हैं जो संजोए हैं अपनी विरासत को, वरना बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बिल्कुल। इसलिए इतिहास हमें प्रेरणा देता है, नई चेतना देता है, ऊर्जा देता है कि हम अपने भविष्य को संवार सकें। बिल्कुल। और भारत छोड़ो आंदोलन पर जो हमारी चर्चा हुई, निश्चित रूप से आगामी पीढ़ी को ये प्रेरणा देती रहेगी। हम अपने प्रेरणा स्रोतों को जान पाएंगे, हम अपने विरासत को जान पाएंगे, और ये हमारे लिए एक तरह से प्रकाश स्तंभ है। डॉक्टर जंग बहादुर और डॉक्टर चंद्रमणि किशोर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।